नाजरीन, मैं खालिद अहमद एक बार फिर आपके रूबरू हाजिर हूँ आफ्ताब फिल्म्स की बज़्म में। मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जिसे लोग डॉक्टर फिरोज़ खान के नाम से जानते हैं। डॉक्टर फिरोज़ खान शहर औरंगाबाद की एक वजीह और शख्सियत है। लोग इन्हें FK के नाम से भी जानते हैं। अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि सारा शहर ही इन्हें जानता है, सारे बड़े लोग इनसे वाकिफ़ हैं। और इनकी जो है ये पैदा औरंगाबाद में हुई, इनकी सारी तालीम तरबियत ये औरंगाबाद की है और औरंगाबाद में ही रहकर सारा इन्होंने काम किया है। कभी तालिब इल्म के दौर में लीडरिंग भी में रहे, क़यादत भी संभाली नौजवानों की। उसके बाद जो है तो माइनॉरिटी फ्रंट कायम की इन्होंने, जिसके तहत वो रात दिन मसरूफ़ रहते हैं। इलेक्शंस भी इन्होंने में हिस्सा लिया है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ हमारे आज के मेहमान जनाब फिरोज़ खान साहब से। डॉक्टर फिरोज़ खान साहब, हमारी बज़्म आफ्ताब फिल्म्स में आपका इस्तक़बाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि औरंगाबाद में आप जो रहते हैं पंचकुआ या फिर काला दरवाजे के पास? काला दरवाजा जी। तो आपका बचपन वहीं गुजरा या कहीं और चीज थे आप? नहीं, मेरा बचपन औरंगाबाद में ही। आपकी तालीमी तरबियत? मैं लिटिल फ्लावर से एजुकेशन शुरू हुआ मेरा जी। फिर सेंट फ्रांसिस में हूँ। अच्छा। उसके बाद जूनियर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से किया। ये गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ जी। फिर उसके बाद BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर SB कॉलेज से किया जी। और फाइनल ईयर देवगिरी कॉलेज से किया। जी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आप जो इतने मतलब ये इतने कॉलेजेस का आपने जो चक्कर लगाया है, तो आप एक जगह टिके क्यों नहीं? दरअसल मैं एक स्पोर्ट्समैन भी था जी। और स्पोर्ट्स में मेरा बहुत शौक था जी। और मैंने स्पोर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और स्टेट लेवल तक खेला हूँ। जी। जिसकी वजह से हर कॉलेज वाला मुझे इनवाइट करता था जी। कि एक स्पोर्ट्समैन हमारे पास आए ताकि हमारे भी कॉलेज का कुछ नाम बने। अच्छा। तो मैं गवर्नमेंट में था जब मैंने डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और स्टेट खेला था। शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, अच्छा, 4x100, 800 मीटर्स, जूडो का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ स्टेट लेवल। फिर उसके बाद जब SB गया तो SB साइंस में पहली बार फुटबॉल टीम बनाया हमने। अच्छा। उसकी कैप्टनशिप अपनी की है। माशाल्लाह। तो फिर हमारी टीम वहां पर सेमीफाइनल्स तक जाकर आई, जी। जो एक साइंस कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। अच्छा। कॉमर्स की तो टीम थी मगर साइंस की नहीं। साइंस की नहीं थी। तो हर ऐसे इसी तरीके से फिर देवगिरी में भी मुझे इनवाइट किया गया। अच्छा। तो मैंने चलो एक साल देवगिरी भी निकाल लिए। अच्छा। तो फाइनल ईयर मेरा देवगिरी से हुआ और मैं साइंस का ग्रेजुएट हूँ। जी। तो उस वजह से हमारे टाइमिंग्स भी अर्ली मॉर्निंग रहते थे जी। इन कॉलेजेस में। तो बाकी टाइम अपने को फ्री टाइम बहुत था स्पोर्ट्स के लिए, जिम के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए। जी। फिर उसके बाद मैं MBA किया यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो फर्स्ट मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA इन मार्केटिंग किया उस टाइम पे, जहाँ पर सिर्फ मराठवाड़ा से पूरे जी 60 सीट्स थे यहाँ पर। अच्छा। और इस 60 सीट्स में काफ़ी कंपटीशन था। जी। सब फैकल्टीज के स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई करते थे और ओवरऑल मेरिट पे एडमिशन्स होते थे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पीरियड में जहाँ 60 सीट्स थ्रू आउट मराठवाड़ा थे, जी। उस पीरियड में मैंने MBA किया मार्केटिंग से। भाई साहब, हम लोग जो थे, हम लोग ओवरऑल वर्किंग में थे। जी। जी। हम लोग NSS के कैंप्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, स्पोर्ट्स में भी करते थे, साइंस एग्जीबिशन की एक्टिविटीज हुए। तो SB कॉलेज से मैं ओवरऑल साइंस एग्जीबिशन का फर्स्ट प्राइज विनर था, माशाल्लाह, जो आकाशवाणी की तरफ से कंडक्ट हुआ था औरंगाबाद। अच्छा। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिसिप्लिन में थे सब जी। और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, पर किसी को सताते नहीं थे और हमारी जो भी मस्तियां रहती थी उससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होता था। मतलब आपकी शरारतें ऐसी होती थी कि किसी के लिए नुकसानदायक नहीं रही हो? नुकसानदेह नहीं रहती थी। मतलब शरारतें की हैं आपने?
दोस्तों में आपस में हंसी मजाक तो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करेंगे तो कब करते थे? ज्यादातर तो सब करते वैसे। हाँ। तो दूसरा भाई कि अभी आपने जो है यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था, तो आप जब एमबीए किया आपने, उसके बाद आपने क्या क्या किया? एमबीए जब मैंने कंप्लीट किया उसके बाद मैं उस टाइम पे एनएचयूआई का प्रेसिडेंट बना। अच्छा जब राजीव गांधी ने वोटिंग एज 21 से 18 पे लाई थी। अच्छा और उन दिनों में वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में से कुछ जी पार्टिसिपेशन हो इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। तो उनकी जो फर्स्ट स्टूडेंट विंग बनी थी, जी तो उस स्टूडेंट विंग का मैं औरंगाबाद का प्रेसिडेंट बना। और इस बहाने से हमें कई लोगों के लिए सोशल वर्क करने का, अपने साथ के जो गरीब स्टूडेंट्स है जी जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या कुछ भी अगर वाकया होता है जी तो हम लोग जाके रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा कई सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए अदर स्टेट से भी आते थे। जी तो इनके पास कोई ऐसा लोकल गार्डियन नहीं हुआ करता, जी तो तकरीबन लोग मेरा नाम एज ए लोकल गार्डियन डाल देते थे। अच्छा तो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी आ गई थी, जबकि मेरे में उतना वो नहीं था सीरियसनेस, बट एक हम लोग हंसी मजाक भी उड़ाते थे कि भाई गार्डियन आए गार्डियन आए। अच्छा तो बस गार्डियन से बड़े भी स्टूडेंट रहते थे बाज़ वक्त। हाँ तो गार्डियन छोटा और स्टूडेंट बड़ा है। तो तो यूनिवर्सिटी में जब मैं रिप्रेजेंट करता था उनको, तो कई सारे कमेटी के मेंबर्स बोलते थे गार्डियन को बुलाए थे आप क्यों आए? अरे भाई साहब मैं गार्डियन हूँ। ऐसा कैसे वैसा वैसा कहीं लिखा हुआ है कि एज फैक्टर कुछ है कि गार्डियन ये एज का हो, तो फिर वैसे एज का लाएंगे। अब घर वालों को बुलाने के लिए बच्चे डरते थे, तो हम लोग जाके सॉर्ट आउट करते थे मैटर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी बच्चों के फायदे हुए, और कई सारे जो बच्चों के प्रॉब्लम्स आते थे तो हम टाइम टू टाइम उनके लिए लड़ते थे। वहां पे एक एसोसिएशन बन गया था, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस बैनर के तहत इस यूनिवर्सिटी में जब बामू नहीं था, जब उसका नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी था, नाम उसका चेंज नहीं हुआ था। तो उस पीरियड में हम लोग वहां पर 12 साल, वैसे चेंज नहीं हुआ, तरमीम हुआ नाम में, वो एडिशन हुआ या जो भी हुआ, उस टाइम पे जो हालात थे, तो उस पीरियड में हम लोगों ने काफी काम किया। और जब इलेक्शंस भी चलते थे तो सब क्या किया आपने? 12 साल हमारा पैनल आया, पर यूनिवर्सिटी और अच्छी बन गई। अब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ गया, अब नैक कमेटी ने उसको अपग्रेड करके गया, B+ मिला है, A+ ना, अब A+ हो गया, उससे पहले B+ था। तो उसका अपग्रेडेशन ही हो रहा है, और यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा आज नाम है। और एजुकेशन में भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज इम्प्रूव्ड। तो इसलिए हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हमारे शहर में ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इतने मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है, और सारे कम्युनिटी के लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक पीसफुल एजुकेशन एटमॉस्फेयर है जहाँ पर वो अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, और काफी अपॉर्चुनिटीज है। इस बात की हमें खुशी है। यूनिवर्सिटी जो है को A+ मिली है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस A+ के अंदर नाचीज का भी एक अहम रोल रहा है। जब पंडरी पांडे साहब ने नैक का मामला हुआ तो मुझको बुलाया था वाइस चांसलर साहब ने, और मुझको एक जिम्मेदारी दी थी कि नैक के लिए एक वीडियो प्रेजेंटेशन मैं दूं, और हमने इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मार्च टूवर्ड्स एक्सीलेंस। और वह अल्लाह के करम से वो डॉक्यूमेंट्री का भी काफ़ी असर हुआ, और हमारी यूनिवर्सिटी जो है A+ में आ गई। पंडरी पांडे साहब ने खुसूसी तौर पर मेरा शुक्रिया अदा भी किया था। तो मतलब ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में, हालांकि मैं तो पढ़ा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हूँ, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी को या मेरे बच्चों की यूनिवर्सिटी को में A+ दिलाने में भी नाचिज का छोटा मोटा रोल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खुशी की बात है। आप जब टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपने डॉक्टरी की ना, टूरिज्म से, तो क्या था आपका टूरिज्म में, क्या मतलब किया, किस चीज़ पे किया आपने? और मैंने MBA के बाद MA इन इंग्लिश किया था जी, और MA इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मैंने मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया। अच्छा, ये भी एक PG कोर्स है। हाँ, और ये ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज में था। अच्छा, तो पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में सिर्फ औरंगाबाद एक सेंटर था। अच्छा, और अदर 5 सेंटर्स, जो टोटल 5 सेंटर्स थे पूरे इंडिया में, तो उसमें से औरंगाबाद एक सेंटर बना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो हमने सोचा चलो टूरिज्म से हमको पहले से ही लगाव था,
एक ये भी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और मास्टर्स डिग्री थी जी। इसलिए वो भी मेरा एक इंटरेस्ट था टूरिज्म, तो हमने फिर टूरिज्म में वो किया तो उसमें मैंने डिस्टिंक्शन लिए। अच्छा, और हमेशा आगे बढ़ रहे आप, मतलब हमेशा हर पढ़ाई, मामले में? घर से हमारे को जो खेल हो या फिर शरारतें हो या फिर पढ़ाई हो? हमारे पेरेंट्स का जो हमारे पीछे जो ब्रॉटअप है जी। वो बैकग्राउंड ऐसा था कि वालिद साहब बोलते थे कोई भी चीज में अगर उतरो तो अपने से आगे कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए, वेरी गुड, बहुत मेहनत में कमी नहीं रखना। यस, आप ग्राउंड पे उतरो तो आपका अपना वी सब के लिए होना वर्ष चाहिए, जी। जिस फील्ड में आप जाओ उसमें माहिर हो जाओ। जी। तो इसलिए हम लोग कोशिश भी वैसी करते थे और आलतू फालतू टाइम नहीं वेस्ट करते थे। जब भी शाम भी हो जाए तो हम लोग गेम से आने के बाद जिम को जाते थे, फिर वहां से जैसा फ्री हो गए, मगरिब का टाइम हो गया, नमाज पढ़े और अपना पढ़ाई से शुरू हो गए। अच्छा, फिर रात को 11-12 बजे तक पढ़े, फिर सो गए, फिर सुबह फिर फजर से। मीन्स हमको कभी ऐसे अनवांटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं था, ना और ना ही हमको फैमिली से कभी ऐसा कोई परमिशन कभी मिला कि हमको जाने को, भाई चलो पिक्चर जा रहे हैं हम, कभी सेकंड शो जा रहे हैं, ऐसा कोई मौका नहीं आया? कभी नहीं। हमारे पास हमारे जो फैमिली का जो बैकग्राउंड था, तो इन सारी चीजों से हमको बहुत रोकता रहा था। अच्छा, मजहबी बैकग्राउंड से बिलोंग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिक्र कर रहे थे कि आप जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपने पीएचडी मास्टरी के लिए जी, जो तो मास्टरी के लिए आपने कोशिश शुरू की, आप उसमें कामयाब भी हुए? जी जी। तो फिर आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपकी क्या, मतलब उस जमाने में तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में शायद आप पहले लोग पहले होंगे? नहीं, हमारे से पहले एक बैच थी जी। उसके बाद सेकंड या थर्ड सेकंड बैच में आप थे? जी। जब वहां पर प्रॉपर स्टाफ भी नहीं था, अच्छा, सब कॉन्ट्रीब्यूटरी टीचर्स, गेस्ट लेक्चर्स होते थे, अच्छा। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी के अंडर में ये एफिलेटेड था। कौन थे? पहले तो डॉक्टर मोरवंजीकर थे। अच्छा, आर.एस. मोरवंजीकर। फिर मोरवंजीकर सर फर्स्ट ईयर के उसमें थे, उसके बाद सेकंड ईयर में पापा गौली आ गए थे। अच्छा। फिर बाद में जब मैंने पीएचडी किया तो उस टाइम पे दुलारी कुरैशी थे। और वैसे मेरा पीएचडी भी जो टूरिज्म में जो मेरी टॉपिक थी, यह था डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ स्टार होटल्स। अच्छा, और मेरा गाइड जब थे डॉक्टर शितोड़े सर। अच्छा। फिर बाद में वो रिटायर हो गए और उनको कुछ कैटरैक्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया, जी। तो आंखों से उनको दिखने नहीं लगा। फिर उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, डॉक्टर ने उनको रेस्ट, और फिर वो पूना चले गए, शिफ्ट हो गए। अच्छा, फिर मुझे काफी दिक्कतें आने लगी, तो फिर मैं, जब मेरा तकरीबन थीसिस कंप्लीट हो चुका था, अच्छा। फिर उस पीरियड में फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने फिर एनओसी दे दिया। फिर लास्ट मिनट पे मैंने डॉक्टर कुरैशी मैडम दुलारी मैडम उनके पास फिर शिफ्ट कर लिया, कंप्लीशन। वहां से फिर मेरा सबमिशन हुआ और काफी अच्छे उस पे हमारा वाइवा वगैरह भी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आए थे डॉक्टर्स। अच्छा। और एक अपने अलीगढ़ से थे जी। उनके अंडर में फिर मेरा वाइवा वगैरह हुआ। जी। पीएचडी मेरी महाराष्ट्र की फर्स्ट डॉक्टरेट इन टूरिज्म रहा। महाराष्ट्र के पहले पीएचडी होल्डर टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन। माशाल्लाह जी। बाकी लोग ऐसे क्लेम करने वाले कुछ काफी कुछ बोलते हैं इधर, बहुत लोग तो बोलने वाले तो बट इस डिपार्टमेंट से और इस फील्ड से जी। और डायरेक्ट हम लोगों ने इस चीज को, टूरिज्म डिपार्टमेंट पहले ह्यूमैनिटीज में आता था। जब हम स्टूडेंट थे हमने जब इसके लिए काफी डेमोन्स्ट्रेशंस किए कि दिस इज अ मैनेजमेंट फैकल्टी कोर्स, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड अंडर ह्यूमैनिटेरियन। तो उसके बाद हमारा पीएचडी इन टूरिज्म फ्रॉम मैनेजमेंट फैकल्टी, और महाराष्ट्र से वो होने के बाद इस चीज का काफी वो मिला हमें सराहना। हर फील्ड से, यूनिवर्सिटी से भी काफी वो था। फिर हमने एक बुक लिखा जी। जो मेरे थीसिस थे, उसी को हमारे जो गाइड्स आए थे, रेफरीज थे जी। इनका वो था कि भाई आप इस बुक को पब्लिश करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा लिटरेचर है जी। और काफी मेहनत की हुई है। और इस मेहनत के अंदर पीएचडी के अंदर हमने 3000 से ज्यादा क्वेश्चनर्स अलग अलग रीजन से जाकर टूरिस्ट के इंटरेक्ट करके बनाए थे। अच्छा। चेन्नई, केरला, गोवा, अच्छा। बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, मतलब हर जगह से टूरिज्म में टूरिस्ट के साथ बैठ बैठ के कि भाई उनका फीडबैक क्या आता है, व्हाट दे फील अबाउट द होटल्स इन इंडिया,
what type of services they would prefer, how they would be attracted to tourism, promotion of tourism कैसे होगा। तो काफी क्वेश्चनर्स, काफी इंटरव्यूज वो कर करके थीसिस बना था। फिर बाद में फाइनली मैंने इसको एक बुक की शक्ल में पब्लिश करना चाहा, तो मुझे कुछ ट्राइफर्ड पब्लिकेशन सिंगापुर से बात हुई। अच्छा। अब उसने कहा कि भाई व्हाई यू आर गोइंग फॉर अ हार्ड कॉपी, व्हाई नॉट गो फॉर अ ई बुक। ओके। अब ई बुक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड आपका मार्केट हो जाएगा। हाँ, ऐसी बात। और जहां पर भी स्टूडेंट्स है तो वो आपकी इस बुक को रिफर कर सकते हैं। पर बात मिल जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हमने ई बुक के फॉर्म में इस चीज को लॉन्च किया। तो आज वो बुक Amazon.com पर अवेलेबल है, आप उस बुक को देख सकते हैं। यू जस्ट पुट डॉक्टर फिरोज खान ऑथर एंड द टॉपिक इज डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ स्टार होटल्स एंड सर्विसेज। तो आपको बुक देखने मिलेंगी। फिर टूरिज्म पे मैंने जम्मू एंड कश्मीर मुझे बुलाया गया था एज अ स्टेट गेस्ट। अच्छा। जब मुफ्ती सईद साहब सीएम थे और आफ्टर टेररिज्म की जो थ्रेट्स चल रहे थे, टेररिज्म खत्म करके टूरिज्म शुरू कर रहे थे जी। और एक बार उन्होंने टीवी पे एक इंटरव्यू दिया था कि आई लाइक टू इनवाइट पीपल फ्रॉम टूरिज्म who could promote tourism in Jammu and Kashmir। अच्छा। तो वो मैं न्यूज देख रहा था, वो न्यूज में उनका वो स्टेटमेंट देखकर मैंने उनको कॉल किया जी। तो उनसे फिर बात हुई मेरी। तो उन्होंने बोला जब आप पीएचडी है डॉक्टर साहब, आप आइए, मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है। फिर उन्होंने मुझे एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया और लेकर पूरा कश्मीर घूमे वो खुद। फिर हर जगह वो पूछते थे यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सजेशंस दिया था उसमें से अम्यूजमेंट पार्क का एक सजेशन हमारा बैच 12 के पास फाइनल हुआ है। माशाअल्लाह। आज वो वहां पर है जी। गुलमर्ग डेवलपमेंट बोर्ड में मेरी बातचीत हुई थी जी। पहलगाम डेवलपमेंट बोर्ड पे भी हमने प्रेजेंटेशन दिया है। अच्छा। और टूरिज्म प्रमोशन के ऊपर मैंने काफी कुछ वहां पे वर्कआउट किया था और यहाँ तक कि हमने ब्रोशर्स खुद के बनाए थे। अच्छा। अपने खुद के फोटोग्राफ्स हमने वहां क्लिक करके लिटरेचर ये सारा मटेरियल अपना था जी। और ये हमने अराउंड 5 लाख प्रिंट करके गवर्नमेंट को वो दिया था जब। तो वो वर्किंग में देखकर हमसे एयर इंडिया पैकेज मांग रहा था कि आप लोग पैकेजेस करो जी। तो हम एक वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के साथ में जी। नो लॉस नो प्रॉफिट जी। कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर एक प्रमोशन शुरू किया था जी। और उससे हमने टूरिज्म प्रमोशन शुरू किया जी। और सबसे पहले एक चार्टर फ्लाइट का बंदोबस्त किया गया था बॉम्बे से। अच्छा। और उसमें ग्रुप ऑफ 150 पीपल वाज टेकन टू कश्मीर और वो ही फिर आप मीडिया में देखते थे कि एक ग्रुप डल लेक के ऊपर सामने आके बोलता था कि भाई टेररिज्म तो यहाँ है ही नहीं, यस, बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर है, हम सब इंजॉय कर रहे हैं। फिर वही दूसरा ग्रुप पहलगाम में सामने आता, बाकी ये बैकग्राउंड में रहते। जी जी। ऐसे ही गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, डल लेक, युस्मर्ग, पूरा निशाद, शालीमार, मुगल गार्डन्स, चश्मशाही, ये पूरा हम उनको वहां पर प्रमोशन में लेकर चलते थे। तो उसके बाद जो इम्पैक्ट आया तो काफी टूरिज्म वहां से शुरू हो गए कि पब्लिक में जो थ्रेट था कि भाई टेररिज्म टेररिज्म, तो भाई अब तो टेररिज्म रहा नहीं है, अब ओपन हो गया और अब एवरीथिंग इज वेरी पीसफुल एंड वी कैन गो एंड एंजॉय। तो हर वक्त कोई बोटिंग कर रहा है डल में, शिकारे में घूम रहा है, तो ये सारी चीजें देख के पब्लिक में ईगरनेस आया कि वी गो टू कश्मीर बैक अगेन। फिर वो बाहर वापस आई, हाँ, तो उसमें हमारा काफी एक्टिव रोल रहा। यहाँ तक कि हम आज भी कई सारे फैमिलीज, कई ग्रुप्स हर समर्स में, विंटर्स में, विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी, एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफी लोगों को हम भेजते हैं। ये पैकेजेस हम जस्ट टू प्रमोट टूरिज्म करते हैं, नॉट फॉर एनी प्रॉफिट। और जो भी सर्विसेज वगैरह है, जो लोग जाके आते फिर वही मार्केटिंग करते कि नेक्स्ट ईयर या आगे कोई भी जा रहा है हमारा तो हमारे थ्रू जाए। जी, बहुत अच्छे। तो काफी अच्छा काम हो रहा है उसके ऊपर भी टूरिज्म पे। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि उन्होंने जो है कश्मीर के लोगों के लिए या कश्मीर गवर्नमेंट के लिए या कश्मीर के सयाहत के लिए काफ़ी मशवरे दिए और उनके मशवरों से वहाँ फ़ायदा भी हुआ और टेररिज्म को टूरिज्म में चेंज करने में इनका बड़ा रोल भी रहा। मुझको मैं आपको इस हवाले से एक बात बता दूं
कि डॉक्टर साहब इस मामले में बहुत दिलेर आदमी हैं और दिलदार भी हैं। जब हम लोग ट्रैवल ट्रेंड्स के लिए टीवी सीरियल बना रहे थे, एक हैदराबाद का एक मशहूर टीवी चैनल है ट्रैवल ट्रेंड्स, उसके 2 सीरियल हम लोगों ने बनाए हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सदाकत हुसैन थे, तो उस वक्त हमने एक मिस्टिक्स ऑफ महाराष्ट्र बना ली थी। उसके बाद हमारा दूसरा सीरियल जब डेक्कन ट्रेल्स शुरू हुआ, तो उसमें एक कंसेप्ट ये था कि एक एंकर है जो औरंगाबाद या दक्कन घूमने आया है और उसको मैं वैसे गाइड जो है उसको दिखा रहा हूँ। तो उस वक्त हमको एक ऐसी व्हीकल की जरूरत थी जो हम पूरे औरंगाबाद में तलाश कर रहे थे, लेकिन वो हमारी नज़र आखिर में जाके रुकी। तो फिरोज खान साहब की एक जीप थी, ओपन जीप, वो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत फिट थी। वो 100% हम जो चाहते थे वही थी। लेकिन इत्तेफाक ये था कि वो सब वो जीप जो है नाकाबिल इस्तेमाल थी। लेकिन हमने जब डॉक्टर फिरोज खान साहब से दरख्वास्त की कि हमको आपकी वो जीप चाहिए, तो इन्होंने ना सिर्फ वो जीप दी बल्कि उसको रिपेयर करवाया, फटाफट उसके सारी चीज़ें चेंज करवाई और हमको जो है अच्छी एक जीप जो है उन्होंने हमको बनवा कर दी। और हमारा डेक्कन ट्रेल्स एक टीवी सीरियल जो 13 एपिसोड है, हमने उसको ख़त्म किया। तो डॉक्टर साहब हम उस वक्त भी आपके मशहूर थे इस बात के लिए, आज भी हम उनके मशहूर है। सदाकत हुसैन जब भी और हैदराबाद से फ़ोन करते हैं वो ज़रूर आपसे याद करते हैं। बहरहाल ये डॉक्टर फिरोज खान जो है वाकई जो है एक ऐसा इंसान है, दर्दमंद इंसान है, जो लोगों की मदद करने में बहुत आगे आता है। अब जीना इसी का नाम है। और इनके अलावा अभी इनके जो माइनॉरिटी फ्रंट का जो दफ्तर है, आप वहाँ अगर जाएँ आप कभी, तो आप देखेंगे कि नौजवान जो है बच्चे वहाँ नज़र आते हैं, उनके माँ बाप के साथ नज़र आते हैं। कभी किसी के एडमिशन का मामला है, कभी किसी की रिहाइश का मामला हल कर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं, तो कभी किसी की फीस का मामला तय कर रहे हैं। तो बहरहाल डॉक्टर फिरोज खान जो है खामोश खिदमतगार है और वो कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि जैसा आपने जिक्र किया है कि कश्मीर में मुफ्ती सईद साहब ने आपको बुलाया था, एक हवाले से कश्मीर और जाते हैं आप, आपकी ससुराल भी तो कश्मीर की है जी, तो उसके बारे में बताएं। ससुराल मेरी कश्मीर की है, पर ये बात वहाँ के किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता थी। अब पता चल रहा है कि PWD के नहीं फारूक अब्दुल्ला को पता है कि तो मेरा रिश्ता फारूक अब्दुल्ला ने कराया। जी जी जी। और ये उनके साथी में काम करते थे, उनके पार्टी के वो थे MLA। और NC वालों को सबको पता था। अच्छा, NC ऐसे मुराद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी अच्छा, थी जिसके हेड शेख अब्दुल्ला वो उनके अब्दुल्ला फैमिली एंड PDP जो मुफ्ती सईद वाली पार्टी है। तो मुफ्ती सईद साहब से मेरा डायरेक्ट राब्ता फोन के थ्रू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, उनका इंटरव्यू सुनकर। हाँ, और उसके बाद मैं जब भी वहाँ गया तो मैं वहाँ पे ये चीज कभी डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा, कि मैं आपकी रिश्तेदारी ऑलरेडी है? नहीं, रिश्तेदारी का कोई ताल्लुक नहीं लगाया, क्यों तो वहाँ पे अगर मैं जाके मिलने लगता इसको उसको तो फिर वो सारे रिश्तेदारों का भी एक तांता बन जाता, अलग वो रहता है। तो लोग बोलते हैं यार हमने तो वहां से बॉम्बे से इसको बुलाया, एक नई कहानियां समझाते बैठो हर एक को। जैसा आप पूछ रहे कि आपकी शादी वहां हुई क्या किधर। आज ये चीज के लिए कई लोग यहाँ पे कई बार मेरे खिलाफ में कई कंप्लेंट्स किए। ATS का जब यहाँ पे नया नया शुरू हुआ, अच्छा, यहाँ तक कि मुझे फेस करना पड़ा कि कुछ लोगों ने, अपने भाइयों ने गुमनाम लेटर्स लिख के कंप्लेनें डाल दी कि कश्मीर से टेररिस्ट आते हैं यहाँ पर। अच्छा, और ये उनको सपोर्ट करते हैं जी, और इन पे कड़ी नजर रखी जाए। अच्छा, इनका ऐसा है उनका। यहाँ तक कि अभी बीच में कुछ यहाँ के कॉलेज वालों ने आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट पे मेरे लिए काम करने की कोशिश की है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों को ये जानते नहीं थे कि ये किस लेवल से कहाँ काम कर रहे हैं। दो इट इज फ्रॉम कश्मीर, वहां पे भी 2 लोग काम करते हैं। अच्छा, एक तो जो गवर्नमेंट के साथ है और एक जो एंटी है। ये हर जगह आपको मिलेंगे। हाँ, वो तो अच्छे बुरे हर जगह है, तो मगर इन लोगों के जहन नाम ही में, उसी का है, ये लोगों के जहन में हमेशा नेगेटिविटी ज्यादा आती है, पॉजिटिविटी कम रहती है। जी जी। और हमने जब भी काम किया तो टूरिज्म प्रमोशन का काम किया है जी। और वहां से कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर औरंगाबाद में बीइंग एजुकेशन हब, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, अदर कोर्सेज, इसके लिए मैंने वहां से कई बच्चों को यहाँ पर लाकर उनके एडमिशन्स हुए, उनकी पढ़ाई में मैंने साथ दिया। जी। मतलब उनको यहाँ पर गाइडेंस पूरा वो था जी। और उनके लिए एक घर अपना था, अपना मतलब हर तरह से जी। उनको खाना पानी पैसा रुपया कुछ भी जरूरत पड़े, अच्छा बुरा वक्त आए
तो बच्चे के घर वाले उधर थे, उनको जिम्मेदारी अपने पे दी हुई थी, और आज वो बच्चों ने अपने स्टडीज कंप्लीट करके अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है जी। और इस चीज को देखते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। और किसी के काम आना ही तो जिंदगी का काम है। अच्छा, ये बताइए कि जो जिन लोगों ने आप पर टेररिज्म का इल्जाम लगाने की कोशिश की वो कितने सक्सेसफुल हुए? सक्सेसफुल क्या होंगे सर? अलिजुमन तशव तो जिल्लुमन जी यादिकल खैर, ये तो लोगों की नीयतें सामने आई पर मेरे सामने नाम नहीं आए जी। ताकि मैं उनको मिलके भी शुक्रिया अदा करता था। हाँ भाई, आपने इस काबिल समझा मुझको कि भाई मुझे इस लायक समझ रहे कि मैं इतना बड़ा कुछ कर सकता हूँ। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं इस तरीके से भी काम कर सकता हूँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम के जो अपने ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जगह उस चीज की इंक्वायरीज की और उसको कम्प्लीटली क्लोज डाउन किया। और क्या है, एक तो गुमनाम लेटर्स, और ये तो अच्छा काम करने को जाओ तो लोग आपके पैर खींचने वाले भी बहुत होते हैं, बदनाम नहीं, करने तब की भी कोशिश होती एक है। बात ये होती कि पैर खींचने वाले हमें पता रहता कि कौन है। नहीं, यहाँ पे कुछ हम छुपे भले नाम ना दुश्मन लें, रहते। लेकिन हमें पता रहता कि ये कौन लोग होते हैं। नहीं, इतना पुलिस गिरने की तफ्तीश में भी जब पुलिस जब कोई वाकया होते हैं तो ये पूछती कि भाई आपकी दुश्मनी किससे थी या आपके करीब कौन लोग हैं। मगर क्योंकि मेरी तो वो दुश्मनी किसी से दो नहीं ही रही लोगों से कभी। आपको नुकसान पहुंचता है, या तो आपके दुश्मनों से या बहुत आपके करीब तरीन लोगों से। मैंने जैसे आपको बताया कि हम टूरिज्म के लोग हैं, जी तो जो लोग टूरिज्म में काम करते हैं आप उनका एक नेचर देखेंगे, जी वो बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं जी और वो किसी के भी साथ मिक्सअप हो जाते हैं जी और कोई भी उनके साथ अप्रोचेबल होता है। जी और वही चीज मेरे हाल है। जी। मेरे पास गरीब से गरीब भी आता है, अमीर से अमीर वो भी तो आता है, मैं भी गवाह हूँ। पढ़ने लिखने वाले भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, स्लम एरिया से आते हैं, पेशेंट्स आते हैं गरीब। तो मेरे पास एक अप्रोच बहुत इजी है और मैं कभी किसी के साथ मिसबिहेव या गलत तरीके से वो नहीं करता हूँ। और जो भी इंसान आता है एक जरूरतमंद बन के आता है तो उसका अच्छा कुछ हो, एक हम पॉजिटिव अप्रोच लेके उसके साथ काम करते हैं। जी तो इसलिए मुझे किसी से ना दुश्मनी है, ना मैं किसी को टारगेट समझता हूँ, ना मैं किसी का नाम ले सकता हूँ। अब कोई है तो अल्लाह उन्हें नेक तौफीक दे, ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मैं तो खैर आपसे बहुत पहले से वाकिफ हूँ, सारी एक्टिविटीज इनकी मेरी नज़रों से गुजरी है। एक आपका वो भी तो है ना कि आप मतलब कॉलेज के दौर से ही NSUI में रहे, कांग्रेस आपका बैकग्राउंड रहा। जी। तो आपके और क्या क्या एक्टिविटीज नौजवानी के दौर में आपने सियासत के लेवल पर की है? सियासत में बाहर जनरल तो कम किए। जी जैसे अब हमारा स्टूडेंट लीडरशिप से मेरा करियर शुरू हुआ था, जी जी, वही मेरा तरह इशारा उसी तरफ। तो स्टूडेंट लीडरशिप के अंदर हमने कई सारे जो भी उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स हैं, जी आज वो उस चीज का गवाह है कि यानी कि वक्त निकल गया तो मैं आज याद दिला रहा हूँ। जी उस पीरियड में मैंने कई सारे बच्चों को अपने माइनॉरिटीज के आउट ऑफ मेरिट इनके एडमिशंस करवाए, अच्छा रिक्वेस्टिंग द वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार कि सर माइनॉरिटीज की हमारे पास की एक वक्त ऐसा था अराउंड 8 मुस्लिम गर्ल्स MSc जोलॉजी के लिए आई थी। अच्छा और वो जो मेरिट था वो काफी हाई जा रहा था अच्छा और ये बच्चियां थी अराउंड 60-70% तक, अच्छा अच्छा, और जो मेरिट क्लोजर था वो 78-76 के पास हो रहा था, 10% का कम उस पे हो रहा था। जी जी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमारे पास की कम्युनिटी की एक तो लड़कियां PG तक आती नहीं आती थी, नहीं है। इनकी शादियां वगैरह पहले कर देते माँ बाप, पढ़ाने का वो ट्रेंड नहीं चलता। जी तो मैंने कहा नहीं सर, अब मैं VC को मिला। मैंने कहा सर आई एक्सेप्ट योर रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग, जी बट एज अ स्पेशल केस एंड योर पावर्स, जी, आप इस बार हमारी कम्युनिटी के लड़कियों को चांस दीजिए। हाँ वेरी गुड। क्यों? तो साहब हमारे पास में एजुकेशन लेवल थोड़ा लो है, लो है और लड़कियों के तो बड़ा मुश्किल है। जब हमको एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है जी तो वहाँ की लड़कियां अगर पढ़ी लिखी बनेंगी तो उसके पूरे आने वाली नस्ल जी। वो एजुकेशन की तरफ एक अलग वो रहेगा। तो शिवाजीराव भोसले साहब थे उस टाइम पे, जी तो उन्होंने बोला फिरोज इतना इजी नहीं है। मैंने कहा सर आपके पास डिस्क्रिप्टिव पावर्स है और इस पावर का यूज करना एक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, जी तो उसके लिए यूज करने में कोई हर्ज नहीं होना जी चाहिए। जी तो उस बात पे उनको मजबूर करके तो अपने उस टाइम पे 9 लड़कियां
जी। और कुछ 2-3 लड़के थे, ऐसे मिला के 11-12 को मैंने एज अ स्पेशल केस आउट ऑफ टर्न में जी। एडमिशंस करवाए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कुछ उसमें के लेक्चरर्स हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। अगर वो प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको याद आ जाएगा। जी, खैर सी बात। मैं ज्यादातर कभी किसी के नाम लेकर किसी को एक्सपोज करना पसंद नहीं करता हूँ। नेकी कभी भी करो तो एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को ना पता बताना चले। चाहिए। मगर चूंकि अब आप पूछ रहे थे इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वो दे रहा हूँ। जी जरूर। और उस टाइम पे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मर्सी मार्किंग नाम की चीज नहीं थी। अच्छा। कुछ बच्चे अगर सपोज 40 मार्क्स अगर उसको लगते हैं पासिंग के लिए, और अगर कुछ बच्चों का ग्रेस अगर यूज हो गया और मान लो बच्चा आके 39 पे रुक गया और कोई बच्चे को जैसे 25 की अगर आगे आए तो उसको ग्रेस मार्क लगते थे। तो अगर उसका पूरा ग्रेस बचा हुआ भी है तो अगर वो जब तक 25 नहीं पहुंचेगा तो ग्रेस के मार्क नहीं लगते। अच्छा। तो और वो 24 पे रुका हुआ है तो उसको बोलते हैं मर्सी मार्क। जी। तो वो मर्सी मार्किंग के लिए मैंने लड़के वो इम्प्लीमेंट कराया जी। कि जो बच्चे 24 पे अटक गए और 15 मार्क उनके पूरे रहने के बावजूद ग्रेस नहीं लग रहे तो वो 24 वाले को 25 करके देना। जी। और जिसका ग्रेस पूरा ही खत्म हो गया और अगर वो 39 पे रुका हुआ है तो उसको मर्सी 1 मार्क दे के पास करके उसको आगे कंटिन्यू कराना। जी। तो कई सारे वो बच्चों को उसमें वो कराए, फीस माफ कराए कई बार। जी। जब फी हाइक्स वगैरह होती थी तो पूरा हम ही डेमोन्स्ट्रेट करते थे। कभी वहाँ करप्शन ज्यादा नजर आता था किसी किस्म का तो उसके ऊपर एजिटेट करके उस ऑफिसर को वहां से निकाल के फेंके हमने। अच्छा। एक बार केडी पवार एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार थे हमारे जी। और वो एक ही शख्स है जिसको टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया गया। अच्छा। और उसकी वजह हम थे। वेरी गुड। उसने मेरे को चैलेंज किया था। जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब मैं वहां पर एमबीए कर रहा था तो उसने मेरे को डायरेक्ट थ्रेट किया था, फिरोज देख लेना तेरी डिग्री कैसे निकलेगी। अच्छा। मैंने कहा सर मैं शौक से पढ़ता हूँ मजबूरी से नहीं। आप उसको दबाइए जो मजबूर होकर पढ़ रहा है। हाँ जाहिर सी बात। मैं शौक से पढ़ रहा हूँ, मुझे मत डराना। मैं डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। और रहा सवाल तेरा क्या होगा, मैंने बोला आप रहेंगे जब करेंगे, उससे पहले मैं आपको उड़ा दूंगा। और अल्लाह का करम हुआ, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन काफी स्ट्रांग था और पूरे इसी मेंबर्स वगैरह को भी, वाइस चांसलर को हमने पूरे प्रूफ्स के साथ बताया कि इन्होंने इस तरीके से लॉ के एग्जाम्स में इधर 5 के 45 करे, 55 करे, 6 के 66 कर दिए। अच्छा। खूब पैसों के ऊपर चल रहा था, कुछ प्लॉट्स लिए थे उन्होंने। तो वो सारी चीजें सामने आई। लोग मेरे को बोल रहे फिरोज तुमने वो किया, हमने साइन किए। पता नहीं था ये पर्दे के पीछे कुछ दूसरा गेम चल रहा। जब मुझे वो पता चला तो फिर मैंने इसको एक्सपोज करके छोड़ा। अच्छा। और पूरे प्रूफ्स के साथ उसको पकड़ा के। तो ही वॉज द ओनली रजिस्ट्रार, पीजी रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार जो ऑन जॉब टर्मिनेट हुआ और वो चीज प्रूफ हुई। अच्छा। और उसके बाद से कभी भी वहां पर कुछ भी रहा तो कोई हमको सताता नहीं था। और स्टूडेंट्स के जेन्युइन प्रॉब्लम्स जब भी आए, उनकी फीस माफ करवाना रहा, कुछ भी अगर रहा या ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं एजुकेशन में जिसकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उनकी लाइफ एक नया टर्न ले लेती है। तो हम ऐसे बच्चों को हमेशा से गाइड करते हैं और उनको सेफगार्ड करते हैं कि भाई थोड़े से पैसे के लिए उनका करियर ना बर्बाद हो जाए। तो इसलिए हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे या अपने खुद के पॉकेट मनी में लगा देता हूँ। मुझे जल्दी किसी से मांगना पसंद नहीं आता। मालूम होता है दूसरे से क्यों मांगो, अपने से जितना होता है अपना करो। क्यों जो भी है अपना अपने लेवल पे करो, अच्छा हो बुरा हो जितना हो। या फिर ज्यादा से ज्यादा आप जैसे कई सारे यहाँ के कॉलेजेस है, मैं उसके लिए आपको नाम लूंगा तो MIT के हमारे मुनीश शर्मा साहब है, काफी हेल्पिंग पर्सनालिटी है। तुम्हारे PS कॉलेज के अभिजीत वाडेकर है प्रिंसिपल, काफी हेल्पिंग हैंड है। हमारे JNC में बाबूराव कदम साहब है, काफी हेल्पिंग पर्सनालिटी। तो हम लोग जब भी ऐसे कुछ डिजर्विंग स्टूडेंट्स आते हैं, लड़कियां आती है विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बैकग्राउंड फैमिली उतना साउंड नहीं है, फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास एंड BPL कैटेगरी, तो उनको हम एक्सपोज नहीं करते हुए डायरेक्ट वो केसेस मैं खुद लेके जाके बात करता हूँ। बहुत अच्छा। कि सर ये देखिए साहब ये EBC भी अगर भर देते हैं
तो 50% कंसेशन हो रहा है। हाँ हाँ, सो यू प्लीज एक्सेप्ट पूरा ही पूरा दिस 50 एज अ चैरिटी। चैरिटी, तो वो एबीसी फॉर्म में बाकी के जो 50,000 भरना है तो वो माफ करा देते इदारा हैं। की तरफ से जाता है। तो वो चीज को भी साहब 1 साल के लिए कोई करेगा, डिग्री के पूरे 4 साल 4 साल है। संभालना मुश्किल होता है। मगर जैसे जीएनईसी में बाबूराव कदम ने भी हमेशा हमको काफी मदद किया इस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। और आज कुछ स्टूडेंट्स डिग्रीज कंप्लीट करके निकल रहे हैं अपने। एमआईटी के मनीष शर्मा साहब, वहां पर मैंने कश्मीर से कुछ बच्चे लाया था जी, जो एडमिशन वहां हुए, पर वो टाइम पे फ्लड्स आ गए जी, घरे पूरा सामान रह के चला गया। तो बेचारों को यहाँ पे भी कोई सपोर्ट करने को नहीं था, वहां उनके खुद घर उजड़ गए पूरे। तो उनके घर वालों के भी खाने पीने के वांदे थे। अब ये बच्चे ऐसे में पॉकेट मनी नहीं, कुछ नहीं, तो उन बच्चों को तो हमने अपने पास वो किया। पर फिर सर से मैंने बात करके उनकी फीस में रिलैक्सेशन करके 50% वो कराया। और जो 50% था उसमें कुछ हमने भरा, कुछ अपने अजीज जो थे ऐसे कुछ लोगों ने मिलके वो तो पूरा कर दिया। आउट ऑफ वो करके उनको आज डिग्री कंप्लीट करके बच्चे अपने अपने जगह बैठे हैं। बहुत अच्छा। और अपने पीएस कॉलेज के भी जो वाडेकर सर है, उनको भी कई वक्त हम लोग तकलीफ देते हैं कि सर कितना तरह बोलते भाई मेरे पास मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ, फिर भी वो मैनेजमेंट से ये मामला करके उसको अप्रूवल लेकर मदद करते हैं। तो ऐसे वहां पर भी कई अपने स्टूडेंट्स जो आज इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो अपनी वजह से किसी की कुछ लाइफ बन रही है। और आज अपने पास ये तो मैं आपको डिग्री के इसके बता रहा था, इसके साथ साथ हम लोग के पास से कुछ मैट्रिक पास बच्चों को हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के डिफरेंट कोर्सेज के लिए भेजते हैं। तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और पेरेंट्स को उसका वो नहीं करना पड़ता। अच्छा, और ये सारे काम आप माइनॉरिटी फ्रंट के अंडर में करते हैं? जी जी जी, माइनॉरिटी फ्रंट ये एक एनजीओ है जो माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। जी, ये इतने साल जो अपने कांग्रेस में इसमें जो काम किया, उसके बाद कुछ चीजों में ऐसे कुछ फीलिंग्स आई कि लोग माइनॉरिटी ये नाम लेना बड़ा पसंद करते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल माइनॉरिटी के लिए कुछ करने का मांगते हो तो ये वहां पे ब्रेक्स और हर्डल्स आ जाते हैं, स्पीड ब्रेकर लग जाते हैं। सिर्फ माइनॉरिटी उनको स्पीच में बोलना बड़ा अच्छा लगता है, माइनॉरिटी का ये माइनॉरिटी का वो वोट बैंक के हिसाब से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। और जहां रिप्रेजेंटेशन की बात आती तो वहां वो ऐसे लोगों में बात करते कि माइनॉरिटी में एजुकेटेड लोग नहीं है, वरना हम उन्हें ये देते, हम उनको वो देते, सुनहरे ख्वाब बताते हैं। तो एक दो वक्त मैंने कुछ अपने है अभी कुछ नेशनल लीडर्स है, मैंने उनको कहा, एक दिन स्पीच में वो बोल रहे थे कि हम मुसलमानों को चाहते कि कोई बड़े बोर्ड्स दे, कमेटीज दे, डायरेक्टर्स बनाए, पर क्या करें, अफसोस की बात है कि एजुकेटेड लोग नहीं मिलते। तो स्पीच खत्म होने के बाद मैंने उनसे कहा, सर आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेटेड एज पर योर थिंकिंग, किसको आप एजुकेटेड कहें? तो उन्होंने कहा, भाई जो बीए हो, बीकॉम हो, ग्रेजुएट है। व्हाट डू यू थिंक इफ समबडी इज हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, एमए इन इंग्लिश, मास्टर्स इन टूरिज्म, लॉ, हैज डन एलएलबी एंड एज अ पी, ऐसे देखने लगे। मैंने कहा, आई बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड आई पोजेस ऑल दिस डिग्रीज। दोबारा आप स्टेज पे खड़े रहे कि ये अल्फाज मत बोले कि माइनॉरिटी में लोग नहीं मिलते। मैंने कहा, आपकी कोई कैबिनेट में अगर इतना एजुकेटेड होगा तो मेरे को एक बताइए, क्यों आप ये बोल के हमें शर्मिंदा करते कि हमारे पास कौम पढ़ी लिखी नहीं है। नाज़रीन, भी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने वाइस चांसलर से मिलकर कितने ही बच्चों और बच्चों के तालीमी मसाइल, चाहे वो फीस के मामले में हो, एडमिशन्स के मामले में हो, या दूसरे कोई मसाइल हों, उन्होंने नुमाइंदगी की और उसको जो है तो कामयाब भी हुए। मुझको याद आता है कि एक ऐसा ही मसला जब 2009 में मैं दूरदर्शन के लिए काम किया करता था, तब सॉफ्टवेयर चूँकि नए नए आए हुए थे और उस वक्त जो है तो रिजल्ट रुक गए थे।
तो मैंने जो है जब कोतापल्ली साहब हुआ करते थे वाइस चांसलर, तो उनसे मिलकर कहा था कि साहब आप एक काम ऐसा करें कि सारे बच्चे जो एडमिशन ले सकते हैं उनको एडमिशन दे दीजिए आप, और जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे 12th के या की, तो जो बच्चे पास हुए उनको कंटिन्यू कर दीजिए, जो बच्चे फेल हो गए उनको नहीं हटा दीजिए। तो इस तरह वो बच्चों की कम तालीम जो है रुकेगी नहीं और उनका एडमिशन हो जाएगा। तो कोतापल्ली साहब ने इस बात को बहुत सीरियस लिया था और फौरी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, और तो मैंने दूरदर्शन पर एक लंबी तफसीली न्यूज़ भी दी थी। तो मतलब ये है कि वाइस चांसलर का जो रोल रहता है आमतौर पर वो इतने मजाज होते हैं कि वो फैसले भी ले सकते हैं, उनके जो है तो ज़्यादा फैसले लेने के लिए तरद्दुद नहीं होता। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपकी जो एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप टूरिज़्म में आपने जब मास्टरी की है तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में आपने उसकी नुमाइंदगी करने की क्यों नहीं सोची, क्यों नहीं आप वहाँ पे HOD वगैरह कुछ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है जी। मैंने अप्लाई किया था एक बार, उस टाइम के कुछ जो भी लोग थे जी। उन्होंने उस चीज को मैनिपुलेट कर दिया। अच्छा। और किसी और का सिलेक्शन हुआ। तो काबिलियत में आप कम थे क्या उनसे? काबिलियत का टेस्ट नहीं था वहां पर। अच्छा। उसका क्राइटेरिया कुछ और चला। पैसा? बहुत कुछ था, पैसा भी एक हो सकता है जी। वरना अगर उनको क्वालिटी अगर होना होता तो जाहिर सी बात है कि मैं उसमें बाहर नहीं होता था। कि जैसा कि आपकी काबिलियत है, उस काबिलियत का वहाँ अगर फायदा उठाया जाता, इस्तेफादा किया जाता, तो ये शहर के लिए भी शायद फायदेमंद होता। जी। मैं खामोश नहीं रहता हूँ, मैं अपने तरफ से जो भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ। जी जी। स्मार्ट सिटी के उसमें भी मेरा काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। जी। ये लोगों ने जब इसके ऊपर बात की कि औरंगाबाद को एक स्मार्ट सिटी बनाना है, तो मैं पहला शख्स था जिसने कहा था कि भाई ये स्मार्ट सिटी बनाने का क्या मतलब है, ये ऑलरेडी स्मार्ट है। जी। आज से नहीं, 500 साल पहले से जी। ये सबसे स्मार्टेस्ट सिटी। हाँ, क्योंकि प्लांट सिटी है ये। जी जी। और यहाँ पर इतना एडवांस वाटर सिस्टम था जी। कि इंटरनेशनल लेवल से लोग आके वो स्टडी करते थे। ये नहर का जो पानी का जो आज भी जा रही है नहर सिस्टम, जी जी। वो बोलते थे व्हाट इज दिस, हाउ कैन वाटर फ्लो 24/7। जी। बिना किसी पावर के, बिना किसी लाइट नहीं थी, जब जी। कोई हैंडपंप्स नहीं थे, पुलिस नहीं थी, बिना मोटर नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद पानी पूरा पहुंच रहा है। कभी चोक नहीं हो रहा, कभी बो नहीं आ रही है। आज इतना सारा एडवांस आप अपने आप को बोलते हैं, आज हमको शहर में 7 दिन में 5 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। जी, सही है। तो साहब ये स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं आप या कोई बैकवर्ड रीजन की तरफ जा रहे हैं? जी। और आज से 500 साल पहले लोगों को रोज 24/7 पानी ब्लॉक करके भी नहीं रखना पड़ता था, उनके पास से नहर घर पे से निकलती थी। जी, सही। जब चाहे आप जाओ, पानी लो, अपना काम करो। जी। एक सवाल ये भी उठता है कि आपने जो है ये टूरिज्म के अंदर जो काम किया है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि कोई काम आपने किए हो और उसका कोई रिजल्ट भी आपके सामने आया हो? हमने इस शहर के एयरपोर्ट जी का अपग्रेडेशन जी और फ्लाइट्स का दिल्ली से जो औरंगाबाद का जो सेक्टर था जी, इस चीज को अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कनेक्ट करने की जो मांग थी जी वो पूरी हुई जी और कुछ अधूरी भी रही है। जी। कैसा है टूरिज्म प्रमोशन में और टूरिज्म के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी होता है। क्या है, आउट ऑफ सर्किट अगर कोई चीज चले जाती है तो निगलेक्ट हो जाती है, और ये कुछ पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से औरंगाबाद को निगलेक्ट किया गया। आज अगर आप इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, जितना रिच हेरिटेज होगा जी, उतना रिच उसका कल्चर है। खैर सी बात। और जिसका रिच हेरिटेज और कल्चर है उस जगह का, वहां के लोगों का उतना ही इज्जत और नाम है। एग्जैक्टली यही बात है। वरना आप देखेंगे कि हमारे पास जब ऑफिसर्स आते हैं, चाहे कलेक्टर हो या डिवीजन कमिश्नर हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो, तो उनके लिए हमने बहुत आलीशान जो है तो उनके महलात उनको दिए हैं। जैसे कि कलेक्टर साहब जो है तो दुर्रे शहवार मैडम के बंगले में रहते हैं
डिविजनल कमिश्नर जो है तो बड़ा आलीशान उनका भी बंगला है। डिविजनल कमिश्नर साहब का तो गुलशन महल इसमें निजाम का खुद का बंगला है। तो ये ऑफिसर जब औरंगाबाद शहर से चले जाते हैं दूसरे शहर में उनके तरफ ट्रांसफर होता है तो ये एक सीमेंट के जंगल में रहते हैं, उनको याद सताती है उस शाही बंगलों की। तो मैं चाहता हूं कि वो जब वो इन शाही बंगलों में रहते हैं उनका पूरा लुत्फ उठाते हैं तो वो थोड़ा सा हक अदा करके शहर की तरक्की और हमारा जो हेरिटेज है जिसमें बीबी का मकबरा है, पंचक्की है और एलोरा जनता के अलावा हजारों जो है हमारे हेरिटेज फैला हुआ है, जिस दौलताबाद में है, कागजीपुरे में है, खुलदाबाद में है, औरंगाबाद में खुद है। औरंगाबाद में अलबत्ता खत्म करती जा रहे, इसमें न बिल्डर्स भी शामिल है, कॉर्पोरेशन भी शामिल है। तो क्या हमारे ये ऑफिसर जो अच्छे बंगलों में रहकर पूरी, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि जैसे कि गुप्ता साहब ने दरवाजों का रिपेयरिंग करवाई है, बड़ा काम किया उन्होंने, तो दूसरे लोग क्या ऐसा नहीं करना चाहिए उनको? क्या लगता है आपको? भाई ये तो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं जी। मेरा आज से नहीं पिछले 20 सालों से जी। मैंने कई बार वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये सारे टाइम्स पर मेरे मेमोरेंडम्स मैंने टूरिज्म मिनिस्ट्री को दिया। जी। यहाँ पे जब सेंट्रल से जहां साहब थे टूरिज्म मिनिस्टर जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, उन्होंने वेस्ट जोन में एक मीटिंग यहाँ कॉल किया था ताज में, उसमें मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था जी। और कुछ सजेशंस दिया था और उसने वो चीज़ को एक्सेप्ट भी किए थे जी। और उन्होंने कुछ साइनेजेस और इसके लिए प्रमोशन में सैंक्शन करके दिया। जी। पर यहाँ के जो ऑफिसर्स है इनके पास विजन नाम की चीज नहीं है। अच्छा, मैं वही मेरा इशारा उसी और एमटीडीसी ने जिस तरीके से जो बोर्ड्स लगाए जी। वो टूरिज्म पर्पस के लिए जिस मकसद से पैसा आया था जी। उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, उसको बोलेंगे मिस यूज ऑफ फंड्स। जी। नाम को तो बोर्ड लग गया है। अब आज शहर में आप देखेंगे एक टूरिज्म, मैं आपको पहले ये बता दूं कि औरंगाबाद जो सिटी है एंड इन एंड अराउंड औरंगाबाद शुड बी कॉल्ड एज अ टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इट हैज 2 यूनेस्को साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज of Ajanta and Ellora, and if persuasion goes on, Daulatabad can also be included. हाँ, बिल्कुल। अब जितना हेरिटेज इन एंड अराउंड औरंगाबाद है जी। हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है, ये नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये पता नहीं है क्यों ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं। पर अभी उम्मीद है कि अभी जो नए कलेक्टर साहब आए हैं जी। ये काफी शौकीन हैं, जी। जी। इन चीजों से काफी इंटरेस्ट रखते हैं। जी। आई होप कि ये इनके टेन्योर में ये सारी चीजें दुरुस्त होने की उम्मीदें हैं जी। और उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन भी करने की जरूरत होती है। तो इंशाल्लाह ऑफिसर्स का अकेले का ड्यूटी नहीं है, आपका लोकल रिप्रेजेंटेशन भी उसमें उतना इम्पोर्टेंट होता है। लोकल एमएलएज, एमपी, ये लोगों का भी उसमें परसुएशन की जरूरत होती है, फॉलोअप लगता है। ये कैसा है जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगता ये चीजों में तो उसके ऊपर बात करके कोई फायदा नहीं। जाहिर सी बात है ना भाई, उनको इंटरेस्ट। अब ये लोगों ने यहाँ की जो फसील थी उसको तोड़ते जा रहे, रोड बड़ी करते जा रहे। रोज कुछ ना कुछ तोड़ता है। आप गेट तोड़ दे रहे, जगह बना रहे। अरे भाई आपको हेरिटेज से लगाव नहीं है। और रहा सवाल दूसरा ऑफिसर्स का, वो ऑफिसर्स का भी कोई विजन नहीं है और उतने क्वालिफाइड लोग जो है वहां पर उनका कोई विजन नाम की चीज ही नहीं है। आप उनसे जाके बात करो, वो एकदम हेल्पलेस बात करते हैं आपसे। क्या हम क्या करें? नगर सेवक को बात करो, उसको बात करो। मतलब वो वहां पे जिस तरीके की बातचीत और जिस तरीके के आजकल काम होते हैं कॉर्पोरेशन में, अगर वो वहां की अगर आप रिकॉर्डिंग से अगर देखेंगे ना अंदर की सभा की और इधर की और कहीं बाहर अगर आप बताएंगे तो आपको शर्म आएंगी बोलने को कि हमारे शहर की कॉर्पोरेशन की मीटिंग है। इस तरीके से लड़ना, मारम तोड़ी और जो ढंग से वो बात करते हैं सूट नहीं करता है कि औरंगाबाद की कॉर्पोरेशन में इस तरीके के लोग हों। तो डॉक्टर साहब एक बात है ना, आप भेजते कैसे क्यों लो ऐसे लोग? अभी देखिए एक मिसाल मैं देता हूँ इसमें तो सब आप हम साथ में जिम्मेदार है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अभी रफीक है हमारा दोस्त, कफन वफन वाली जो तदफीन का काम कर रहे हैं, किसी का उन्होंने मुझसे कहा था एक मरतबा कि एक ऐसा आदमी को वो जानते हैं जिसके खानदान ने कभी किसी को वोट नहीं दिया, कभी नहीं दिया। नहीं, वो भी लेकिन उसके बाद उसने अपनी बीवी को खड़ा किया और चुनकर आ गई। अब एक रिक्शा ड्राइवर जिसने कभी वोट ना दिया हो और उसकी बीवी चुनकर आती है
वो क्या काम करेगी और क्या विकास की आप उम्मीद रखेंगे? तो आप बेचते क्यों ऐसे लोगों को? क्यों बेचते हैं आप ऐसे लोग? पढ़े लिखे लोग मर गए क्या शहर के आपके? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की, आप किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जी। अच्छे लोग कभी सामने नहीं आते जी और वो लोग ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते जी। तो अब ऑटोमेटिकली जो आने वाले हैं तो वो तो आपको जो है वो है। हमारे जो लोग हैं वो इलेक्शन के मौके पर जातिवाद पे बात करते हैं, अपने ताल्लुका पे बात करते हैं। अगर एक काबिल आदमी को अगर खड़ा करेंगे तो उसको कोई वोट भी नहीं देता। नहीं, अपने लोगों में ये शऊर आना चाहिए कि भाई हम आप एक अगर अपने घर के अपनी किसी बच्ची के लिए रिश्ता देखते हैं जी। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि भाई इस लड़के में ये खूबी हो, इसमें ये आदतें ना हो। अब ये तो आप पूरे एरिया के घर उसके हवाले कर रहे हैं, उतने लोगों का पानी, लाइट, रास्ते, हर चीज का आपका रिप्रेजेंटेशन है जी। तो आपको कैसे इंसान ने रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये आपकी पहचान है। ये जी इसके लिए हम डॉक्टर साहब देखिए अभी आपको किसी को एजुकेट करना पड़ेगा। बिहार का भी रिजल्ट आपके सामने 68% लोग क्रिमिनल है उसमें, जिनके केसेस चल रहे हैं इन पर 68%। क्या तो क्या क्या वोटर से बात करेंगे, क्या इनकी तरफ देखेंगे? उसके ऊपर बात अगर करेंगे ना, ये पिछले 2 डिकेड से पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है और इस लेवल से आज तक पूरी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इतने लो लेवल पे कभी इलेक्शंस नहीं हुए और अभी जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे डेवलपमेंट नाम की चीज कोई चीज नहीं, कोई चीज किसी का कोई एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, किसी भी सोसाइटी के बारे में कोई बेनिफिशियल बातचीत ही नहीं है जी। जो बातचीत हो रही है, जो मीडिया आज आपको जो बता रहा है वो देखने के लायक है कि आप कितनी देर देख सकते? नहीं तो मैं तो 6 साल से मैंने बंद रखा है सारे तो ये जो ट्रेंड जो आज आ रहा है, ये कम्युनल ट्रेंड जो है, दिस विल स्पॉइल द पीस एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पहले जो लोग सेक्युलर थे, आज वो सेक्युलरिज्म के नाम पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है। और सेक्युलरिज्म ये सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी हमारी हर एक की वो सबकी जिम्मेदारी है। हम बचपन में देखते थे, हमारे साथ में हमारे लेबर कॉलोनी के इधर के नॉन मुस्लिम के बच्चे, वो हमारे साथ में उनके घर वाले वो मोहर्रम के सवारियां वो देखने को, राउंड मारने को वो फिरते थे। दिवाली का टाइम आया तो हम उनके साथ में पटाखे खरीद के हम भी साथ में पटाखे उड़ाते थे। आज तो ऐसा हो गया, ये मुस्लिम इलाका हो गया, ये हिंदू इलाका हो गया, यहाँ पे ये नहीं, वहां पे वो नहीं, वहां गए तो क्यों जा रही है। डांडिया के उसमें जाते थे हम लोग, साथ में उतरते थे। मतलब किसी भी चीज में, होली रहो, दिवाली रहो, क्या रमजान रहो या मोहर्रम का कुछ वो रहो, ये सारे मिलके वो करते थे। किसी को पहचानना मुश्किल होता था ये किसका बच्चा है। जी, आपने ऐसा कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी के एक बड़ा प्रोफेसर थे जो लातूर के रहने वाले हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उनकी किताब है औरंगाबाद का अतीत। वो लिखते हैं औरंगाबाद के अतीत में अंदर के 1988 के अंदर औरंगाबाद के 2 हिस्से हो गए, एक मुस्लिम औरंगाबाद, एक हिंदू औरंगाबाद। आपने जो कहा वो बराबर है। हम जो है, जैसे हमारे जो पुराने दोस्त थे वो चले गए। अब मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि हम ये कब तक रोना रोएंगे कि लोग नहीं करते हैं? आप जैसे लोग क्यों नहीं अपने शहर के लिए उतरते हैं, जहां आपने इस शहर में पैदा हुए, इस मिट्टी से पैदा हुए, इस मिट्टी की हवाओं में आपने सांसें ली हैं, इस मिट्टी से उगने वाले अनाज और सब्जियों और फलों से आप जो है अपनी जिंदगी को अपने बढ़ा रहे हैं और आज इस वहां पर पहुंचे हैं। शहर ने इतना सब कुछ दिया है आपको, आपने क्या रिटर्न किया? क्या आपका पे बैक टाइम कभी शुरू नहीं हो, कभी होगा भी आपका? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने शहर के लिए कुछ सोचें? एक बार 2014 में जी, यही जो आपने बात छेड़ी अभी जी, ये फिक्र में पूरी मुस्लिम कौम जी, कि भाई पूरे महाराष्ट्र से किसी भी पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अच्छा, तो सारे शहर के तंजीम जितने हैं, जी, अलग मुख्तलिफ पार्टीज, जमात, सारी जमातें, सारी पार्टियां, इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया जी, कि मुसलमानों का क्या किरदार हो इस इलेक्शन में। जी, तो सारी जमातों को बुलाया था, तो माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट मैं भी गया था। जी, और उस प्रोग्राम में ये डिसाइड हुआ था कि भाई मुसलमानों को खामोश नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी,
वो जीतो या ना जीतो अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए और हमने एक उम्मीदवार खड़े करना है। तो काफी भाषणें हुई, काफी लोगों की अपनी अपनी राय रखी गई। तो मैंने भी वहां कहा कि भाई देखिए, हर एक ये कह रहा है कि कोई कुछ करे, वैसे बिल्ली के गले में घंटी कौन मारे। तो मैंने कहा भाई हर एक ये कह रहा है कि कोई उतरे कोई उतरे, तो मैं उतरना चाहता हूं। अगर आप मुझे उस लायक समझते हैं तो मैं अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद वेलफेयर पार्टी, तुम्हारे जमीयतुल उलमा, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल, समाजवादी पार्टी, जमात इस्लामी और भी कोई थे, कई सारे पार्टी, सारे ऑल हमने यहाँ पे पूरा सर्वे किया। शहर में सबसे बात हुई, खुलदाबाद गए, कन्नड़ गए, पैठन गए। सवाल वो नहीं है, मैं एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि हर एक एतबार से हर लेवल के लोगों को हमने साथ में बात हुई, प्रेस के पूरे लोग थे। फिर बाद में ये डिसीजन हुआ कि भाई चलो आपको हम फाइनल करते हैं, आप वेलफेयर पार्टी से उम्मीदवार बोल के लड़ो। अच्छा, जमात इस्लामी इनकी जो से बिलोंग करती जो है जी। मेरे को तो कोई रिलेक्टेंस का सवाल नहीं था, मेरी कोई वो नहीं थी, एनजीओ का मैं काम करता हूँ। और सब हो गया, फॉर्म भरे हमने जी। पता चला कि दूसरे दिन उन्होंने और एक किसी को खड़े कर दिया। अच्छा, वादा आपसे वफा किसी और से। और अब वो टाइम निकलता जा रहा था जी। ना मुझे वो वेलफेयर पार्टी का कोई जिम्मेदार मुझसे बात हो रही है, ना वो मेरे को विड्रॉ करने को बोलते हैं, अच्छा, ना कंटिन्यूएशन के लिए कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। बी फॉर्म तो उसका सवाल ही नहीं आता। फिर बी फॉर्म तो उनकी पार्टी रजिस्टर्ड कहाँ थी है? अच्छा, ओके, वो तो अभी वोट लेंगे, उनके लिए फायदा था वो। हाँ। और मेरे पैसे भी उन्होंने ही भरे थे। अच्छा, फॉर्म जो मैंने भरा था वो मेरे को बोले भाई पैसे, मैंने कहा भाई मैं खिदमत दे सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं लगा सकता हूँ। और आप बोले ना आप क्यों नहीं उतरते, ऐसा मैं हलाल रोजी का बंदा हूँ जी। चाहे वो हराम का कितना भी आए, अल्लाह का शुक्र है, उस डर के, अल्लाह के डर से मैं उसको हाथ नहीं लगाता। जी जी बिल्कुल। और मेरे पास वो इमदाद नहीं है, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। और आज इलेक्शन सस्ता काम नहीं है। हाँ, बहुत महंगा। और ये पैसे पे मेरी औलाद का, मेरे घर का, मेरे अपनों का और जो गरीबों का जो भी मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ उनका हक ज्यादा है जी। तो मैं वो पैसा इसमें जाया नहीं कर सकता जी। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने 14 में जब ये इलेक्शन लड़ा, इस तरीके से मेरा फॉर्म, एमएलए का इलेक्शन नहीं एमपी का था, एमपी का, ओके। और ये इसलिए एमपी का लड़ाया जा रहा था जी कि भाई कोई था ही नहीं, कोई था नहीं, तो एक मुसलमानों की अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे थे और एक नंबर अपना, तो मेन ये था कि एक होमवर्क करना है और आने का तो सवाल ही नहीं था। जी जी। तो भाई कम से कम कल को कौम ये सोचेगी, तो हो जाए कम से कम। नहीं पब्लिक ये सोचेंगे कि यार ये बड़ा इलेक्शन था, कल को एमएलए के लिए अपन कंसिडर कर सकते हैं, सिटी में कहीं इसका एक वो मिल जाएगा। तो हम एक होमवर्क करने की तैयारी में हमने खुद ही मारे जी। अब उसमें काम को लगे, काफी मेहनत शुरू करे, जो भी जितनी कर सकते थे पब्लिक में। तो मैं अपनी बड़ाई बोल के नहीं, जितने उम्मीदवार महाराष्ट्र से खड़े थे उसमें से हाईएस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट बोल के मेरा, आप जाहिर सी बात है, तो बाकी सारे क्या थे वो अल्लाह को मालूम है, आपको मालूम है। अब अपने शाही इमाम बुखारी साहब ने फतवा निकाल दिया, सारा मुसलमान अपना वोट कांग्रेस को दे, मोदी को गिराना है। अच्छा। अब ऐसे फतवे आने के बाद हमारा फॉर्म भरने का क्या मतलब रहा, एक भी वोट मिलना मुश्किल था जी। ये तो पूरी कौम को फतवे आ गए तो कि आप अपना वोट कांग्रेस के हित में डाले, बाकी किसी को ना डाले जी। फिर भी अल्लाह के करम से कुछ हजार के इधर कुछ वोट्स मेरे को आए जी। तो मुझे ये खुशी मिली कि 1000 लोग मुझे उस लायक समझते कि आप एमपी बने। तो ऐसे टाइम पे इंसान की हिम्मत अफजाई तो नहीं होती, बाद में दोबारा के लिए आदमी ये हो जाता है, माफी मांग लेता, हाथ जोड़ कि भाई आपकी रहनुमाई करने के चक्कर में अपने आप को मैं रोड पे नहीं ला सकता। क्यों? तो मुझे घर चलाने के लिए या रोजी कमाने के लिए पॉलिटिक्स करना नहीं है। जो लोग पॉलिटिक्स में आके जो चीजें लेते हैं वो अल्लाह ने मुझे पहले से दे रखा है जी। हाँ, जाहिर सी बात। जो लोग राजनीति में बनने के बाद
जो करना चाहते हैं ऑलरेडी ये चीजें पाते हैं, गाड़ी घोड़ा घर बंगले सारा प्रॉपर्टी, अल्लाह ने ये चीजें अपने को पहले से दिए रखी है। तो नौजुबिल्ला अपने को रिस्क के लिए राजनीति करने की जरूरत नहीं है, खिदमत खल्क के लिए करना है। और अगर अल्लाह उस लायक समझेगा तो इंशाल्लाह वो हालात बने तो अपन कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा इस बार जो इलेक्शन हो उसमें जरूर आप कॉन्टेस्ट करें, और मेरी फर्म आपका फिल्म आपके लिए सारी खिदमत के लिए तैयार रहेगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हालात जो है ये कैसे हैं, और लोग जो है तो अच्छे काबिल लोगों को किस तरह पस से पुश डाल देते हैं, और कुछ सियासी फ़ायदे के लिए, कुछ मजहबी फ़ायदे के नाम पर, कुछ ख़ानदानों के नाम पर, कुछ पहचान जान पहचान के नाम पर अपने वोटों का बंटवारा कर देते हैं, और काबिल लोग पीछे रह जाते हैं। ये लोग असल में लोग, ये काबिल लोग पीछे नहीं रह जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, आपकी सोच पीछे रह जाती है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल पीछे रह जाता है, और आपका शहर पीछे रह जाता है। जिस तरह आज औरंगाबाद शहर जो औरंगजेब के ज़माने में दुनिया का सबसे मालदार शहर था, सरजदना सरकार ने अपनी तारीख हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की राजधानी आज कसम पुरसी की हालत में है, सिसकियाँ ले रहा है शहर औरंगाबाद। और इसकी कौन जिम्मेदार है? हम, आप। हमने जो है कभी भी जो है सही लोगों को इलेक्शन में चुनकर नहीं दिया। हमने अपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पास, हम जो घर से बाहर निकलते यार, हमारे घर में जो पानी आता है या हमारे घर के जो टैक्सेस है वो लोग कैसे हैं, क्या हैं। तो बहरहाल हम फिर से आपसे जो है तो गुजारिश करेंगे, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि बहुत सोच समझ कर अपने वोटिंग का इस्तेमाल करें, अपने जो है और अच्छे लोगों को चुनें, ताकि वो आप ना सिर्फ आपके घर, आपका महल्ला, आपका इलाका, आपका शहर, बल्कि पूरे मराठवाड़ा पर असरअंदाज हो सके, जिसकी जान पहचान है, जिसकी शख्सियत ऐसी हो कि वो पूरे महाराष्ट्र पर अगर हो तो महाराष्ट्र के असेंबली में इसका दबदबा हो, अगर वो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए तो पार्लियामेंट में इसका दबदबा हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको मलूज़े खातिर रखेंगे, और अगली बार इलेक्शन जब आए तो आप सही फैसला करें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और हमारे लिए आपने इतने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाला है, और मैं समझता हूँ कि आपका ऑफिस भी आपको याद कर रहा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कौम के हित में ये फिक्र रखते हैं जी। हमें खुशी हुई है जानकर कि आप जैसे लोग आज कौम की फिक्र में हैं। जी। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जी। हमारे कॉरपोरेटर लेवल्स पे भी अच्छे जिम्मेदार लोग आएंगे, हमारे नौजवान भाई, काफ़ी क्वालिफाइड नौजवान आज हमारे पास पढ़ाई का शौर बढ़ रहा है। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नौजवान भाइयों को इस चीज़ से थोड़ा सा बैकअप करना चाहिए, और अच्छे लोग आगे आए, और हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। और कल को सिर्फ ये एक एरिया से, एक कम्युनिटी से रिलेट करके मत देखिए, कम्युनिटी लिविंग के हिसाब से देखिए, और ओवरऑल सिटी के डेवलपमेंट के हिसाब से देखिए कि आने वाला कल हमारे आने वाली नस्लों के लिए अमन, चैन और तरक्की लेके आए, और सारे प्रॉब्लम्स और अनवांटेड एलिमेंट्स, करप्शन, कम्युनल फीलिंग्स, राइट्स, टेंशंस, डिवीजन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, और हम सब मिलकर एक अच्छा शहर और एक अच्छा स्टेट और एक अच्छा देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। अपने कंट्रीब्यूशंस, अपने सलाहियतों का इस्तेमाल हो, और हमारी कम्युनिटी को आगे लेकर हमारे नौजवानों के लिए रास्ते बनाएं, और इन्हें एक अच्छी फ्यूचर के लिए अपनी कौम की पूरी सलाहियतें बैकअप देना चाहिए, ताकि आने वाले कल हमारा कुछ अच्छा हो और आने वाला कल सुधर जाए। खुदा हाफिज। एक बात और कह सकते हैं कि डॉक्टर फिरोज साहब के बारे में कि मैं उन तमाम बच्चों से या उन तमाम माँ बाप से जो अपने बच्चों को ताला तालीम दिलाना चाहते हैं, और किसी भी किस्म की अगर तकलीफ़ या परेशानी महसूस करते हैं तो वो ज़रूर डॉक्टर फिरोज़ खान साहब से मिलें, क्योंकि मैं ना सिर्फ मेरे दोस्त हैं बोल के मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे जान पहचान वाले हैं, हम अक्सर बैठते हैं। मैं एक अच्छे आदमी के बारे में कह रहा हूँ कि जिसका दिल जो है अंदर से बहुत साफ़ है और तड़पता है, धड़कता है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे वो सारे बच्चे जो अगर किसी वजह से उनकी में कोई प्रॉब्लम से, कोई परेशानी है, तो डॉक्टर फिरोज खान से जो है वो रब्त कायम कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब आपका नंबर बता दें ताकि लोग कांटेक्ट कर सकें आपसे इस बारे में। मेरा मोबाइल नंबर है 9028010007। और जैसे अभी खालिद भाई ने बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अगर आपको मदद या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा एक आगे ऐड करता हूं कि इसके अलावा अगर हमारे कोई गरीब पेशेंट्स है जिसको ट्रीटमेंट में कुछ अगर रुकावटें हैं तो घाटी हॉस्पिटल से या एमजीएम से जिस लेवल पे भी जो भी मदद करना चाहे या कोई स्कीम्स में बिठाकर आपका ट्रीटमेंट हो, ऑपरेशन हो, या कैंसर हॉस्पिटल के कोई पेशेंट्स है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सके, पहले अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह वो कर देगा, बाकी बचा जो हमारे लायक अल्लाह काम देगा वो हम करने के लिए तैयार है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने काम करने वाले लोगों को, ऐसे होते हैं काम करने वाले जिनका कोई नाम नहीं होता, लोग जिनको जो इनकी वाहवाही नहीं होती, कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, लेकिन खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। इनका नंबर तो इन्होंने दे दिया, मैं इनका पता भी आपको बता देता हूँ। तो आप इनके दफ्तर पर भी रब्त कायम कर सकते हैं। सिग्नल पर जो बिजुली पार्क का जो सिग्नल है वहाँ पर लेफ्ट में इनका जो है तो ऑफिस है, माइनॉरिटी फ्रंट, जहाँ बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। आप इनसे रब्त कायम कर सकते हैं, लेकिन इनका वक्त जो है शाम का होता है अमूमन। नहीं, जोहर से लेकर जोहर से शाम तक, रात तक होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।